जय मां रामचंडी। आरएस इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल बगैजोर सरायपाली द्वारा संचालित और आयोजित 5 जनवरी 2025 दिन रविवार को नवोदय प्रवेश अभ्यास परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसका मॉडल आंसर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। मैं मनीलाल पटेल, शिक्षक। आइए हम शुरू करते हैं इस मॉडल आंसर को। देखिए, ये वाला कॉलम तो आप लोगों ने तरीका से भर ही लिया होगा, रोल नंबर, परीक्षार्थी का नाम और हस्ताक्षर। इस पेज को हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 में। 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं और इन चारों चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और उत्तर दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। हम देखते हैं प्रश्न को। यहां पर आप देखिए, ये जो आधा गोला लगा हुआ है ना, जो वक्र रेखाएं 1 2 3 और नीचे में कितना है 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखिए खड़ी लकीर जो है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। अभी फिलहाल इसको पेंडिंग रखते हैं, आगे हम देख रहे हैं कि किस तरह से हुआ है। यहां पर देखते हैं कि 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, यहां वक्र रेखा देखिए 1 2 3 4 और यहां पर भी 1 2 3 4, उस हिसाब से जमा है। पहले वाले में उस हिसाब से स्थिति नहीं थी। चलिए इसमें हम देख लेते हैं 1 2 3 4, तो यहां पर देखिए खड़ी लकीर में 1 2 3 4। उसी प्रकार से इसमें देखिए 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4। जैसा वक्र रेखा है वैसे ही खड़ी लकीर है, इसमें गिन करके हमने देखा। तीसरा वाला चित्र से और भी स्पष्ट हो जाएगा। 1 2 3, तो यहां पर खड़ी लकीर में कितना है 1 2 3। अब देखते हैं वक्र रेखा को 1 2 3 4 5 और यहां पर 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि BCD जितना वक्र रेखा है उस हिसाब से खड़ी लकीर है, लेकिन ए चित्र भिन्न है। यहां 1 2 3 है और यहां पर देखिए 1 2 3 4 है, इसलिए हम मानेंगे ए को अन्य से भिन्न है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर रहा था। आगे हम देखें, यहां पर देखिए चतुर्भुज के अंदर में है त्रिभुज, एक भुजा की कमी हो गई। यहां पर देखते हैं षष्ठभुज के अंदर में है पंचभुज, यहां भी एक भुजा की कमी है। सी में देखते हैं त्रिभुज है और अंदर में भी त्रिभुज है, लेकिन चौथा वाला जब चित्र देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। एक वृत्त है और उसके अंदर में है एक चतुर्भुज। तो यहां पर हम देखें तो हर आकृति के भीतर में जो आकृति है वो बाहर की आकृति से भिन्न है, लेकिन सी में आप देखिए जैसा बाहर की आकृति है अंदर में भी वही आकृति है, इसलिए सी जो है सबसे अलग गुण प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए उत्तर होगा सी। आगे हम देखें, यहां पर देखिए एक वृत्त है और उसको 3 भागों में बांटा गया है और यहां लिख दिया है 30। ठीक वैसे ही यहां पर देखिए एक वृत्त है और उसको 5 भागों में बांटा गया है और लिखा है 20। यहां पर देखिए 4 भागों में बांटा गया है और 25 लिखा है और इसको बराबर भागों में बांटा गया है और 50 लिखा है। तो आप लोग तो भिन्न पढ़े होंगे, ये प्रतिशत का मामला है। देखिए एक वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटा गया माने 1/2 हो गया और 1/2 को हम मानते हैं 50%, इसलिए 50 लिखा है। और यहां पर देखिए वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया है माने 1/4 और 1/4 को हम बोलते हैं 25%। उसी प्रकार से यहां पर है 1/5 और 1/5 को बोला जाता है 20%। तो उस हिसाब से यहां पर 20, 25 और 50 लिखा हुआ है, लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं ए में 30 लिखा है और 1/3 का होगा 33.3 यहां पर लिखा है, लेकिन 30, इसलिए हम ए को अन्य से भिन्न मानेंगे। आगे हम देखें, यहां पर देखिए चौथा प्रश्न TUBN, यहां पर TUNB और हम देखते हैं यहां पर NBUT और यहां पर देख रहे हैं TDUN। सब जगह तो वही
तीनों में देखिए, ए में, बी में, सी में सब जगह वही अंग्रेजी के संकेतों का उपयोग किया गया है। लेकिन डी में आप देख रहे हो, ये जो डी आया है, बाकी जगह बी आया है, बी आया है, लेकिन यहां पर आ गया है डी, इसलिए ये बाकी चित्र से ये भिन्न है। ये आकृति जो है भिन्नता प्रदर्शित कर रही है, इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। अब देखते हैं भाग 2। मानसिक योग्यता परीक्षण में 10 भाग होते हैं और हर भाग में 4-4 प्रश्न दिए जाते हैं, तो 10 चौक हो जाएगा 40 प्रश्न दिए जाते हैं। तो भाग 2 में हम देखते हैं 5 से 8 में क्या करने के लिए कहा गया है। यहां पर कहा गया है कि दाईं ओर ए बी सी डी चिन्हित है, ए बी सी डी, और बाईं ओर है आपका प्रश्न चित्र। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने और उत्तर को फिर दर्शाना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न चित्र। प्रश्न चित्र में त्रिभुज है, ठीक है, बराबर 3 भागों में बटा है, ये भी ठीक है। धन, गुणा और ऋण है, धन, गुणा, ऋण। अब यहां पर देखते हैं कि इसी प्रकार से समरूप चित्र कौन सा है। यहां पर तो गुणा धन ऋण आ गया, इसलिए नहीं है। यहां पर देखते हैं कि धन गुणा बराबर आ गया है, इसलिए ये भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि गुणा गुणा ऋण है, इसलिए ये भी नहीं है। और यहां पर देखिए धन गुणा ऋण है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है, सही उत्तर है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, जो गलत उत्तर हैं उनको आप काट करके भी सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक, आगे हम देखें, यहां पर देखिए 3 त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर में देखिए पहला वाला त्रिभुज में एक वृत्त है और उसको क्रॉस किया गया है इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा में देखिए एक त्रिभुज है और उसको इस प्रकार से क्रॉस किया गया है, और तीसरा में एक वर्ग है, उसको भी क्रॉस किया गया है। तो इस प्रकार से चित्र है। तो पहले है गोला, फिर त्रिभुज, फिर चतुर्भुज। हम देखते हैं इस प्रकार से कौन सा है। पहला में है गोला, ठीक है, फिर त्रिभुज, फिर चतुर्भुज। ये तो बिल्कुल ही इसी के समान है, ठीक है। तो ए को फिलहाल हम इसको सही मान करके आगे की भी आकृति को चेक कर रहे हैं, ठीक है। ए तो सही है, सही उत्तर आ गया। बाकी क्यों सही नहीं है इसको देख लेते हैं। पहला में है वृत्त, फिर त्रिभुज और फिर है आपका चतुर्भुज। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो ये जो वृत्त है उसमें क्रॉस होना था इस प्रकार से धन जैसा, लेकिन क्रॉस हुआ है गुणा का, इसलिए ये भी नहीं है। ठीक, उसी प्रकार से हम इसको भी देखें। यहां पर आप देख रहे हैं कि वर्ग में, नीचे में जो वर्ग है वहां धन लगा हुआ है, जबकि यहां गुणा का चिन्ह है, इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और हम देख रहे हैं यहां पर त्रिभुज है, त्रिभुज खड़ी लकीर से 2 भागों में बटा है, जबकि आड़ी लकीर से ये बटना था, इसलिए डी भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या है, ए। अब देखते हैं यहां पर 7वां नंबर का प्रश्न। जैसा कि यहां पर आप चित्र देख रहे हो, यहां पर एक सेब है और उसको बांटा गया है बीच से, थोड़ा सा जो इधर झुका हुआ है, और फिर ये 1 बार 2 बार और इधर से हम देखें 3 बार 4 बार और बीच का मिला करके 5 बार यहाँ पर कट लगाया गया है। कुल मिलाकर कितने भाग हुए, 1 2 3 4 5 6 भाग, 6 भाग है इसमें से। देखते हैं इस तरह से और कौन सा चित्र है इसका समरूप। यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 भाग तो है, लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो नीचे का जो आधार है, जिस तरह से ये चौड़ा है उतना ये चौड़ा इसमें नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम देखते हैं बी में। बी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चौड़ा भाग भी है और जिस तरह से ये कटा हुआ है उसी तरह से है, थोड़ा सा ये झुका हुआ भी है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 भाग में भी है। तो मुझे तो लगता है यही है बी इसका सही उत्तर, लेकिन और भी ज्यादा हम कंफर्मेशन कर लेते हैं बाकी भी ऑप्शन को देख करके। यहाँ पर हम सी देखें तो सी में आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो हिस्सा है ना, आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ये ज्यादा झुक गया है और ये छोटा पड़ गया है, ये ज्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए सी ये नहीं होगा। फिर हम डी में देखें तो डी में हम देख पा रहे हैं कि जैसा है वैसा ही तो है, लेकिन ये बीच का जो ये बंटवारा है ना, ये थोड़ा इधर झुक के रहना चाहिए, लेकिन ये इधर थोड़ा सा ये झुका हुआ है इस तरीके से, तो ये डी भी ऑप्शन सही नहीं है। तो डी ऑप्शन सही नहीं है, इसको भी हम खारिज करते हैं। ठीक, और सही उत्तर है इसका बी। इस प्रकार से इसका बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक मुंह जैसा आकृति है और ऊपर में मूछ लगा हुआ है, लेकिन मुंह में आप देखिए
कि ये जो बीच में जो ये खांच है ना वो नीचे की ओर है खांच, ठीक है, ऊपर में भी ये थोड़ा सा खांच है लेकिन उतना दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि बीच में ये वाला जो आप देख रहे हो दरार, मतलब जो लाइन है उसको देखिए, ये बीचों बीच है, उस हिसाब से क्या ए है? नहीं है, ये होना था इस प्रकार से लेकिन ये नहीं है, इसलिए हम इसको काट देते हैं। फिर हम देख रहे हैं बी में तो यहां पर देखिए ये क्या है? कर्व है और कहीं पर भी खांच नहीं है, इसलिए बी को भी हम खारिज कर रहे हैं। सी में देखिए, सी में जैसा है वैसा ही है, आप इसके मुंह को देख पा रहे होंगे और ये बीचों बीच है ये लकीर और ये इस तरह से खांच, तो ये सी जो है बिल्कुल ही सही है, हम इसको सही मान रहे हैं। और डी को देख रहे हैं, डी में हम देख रहे हैं कि नीचे की ओर होना था इस प्रकार से खांच लेकिन हुआ नहीं है, इसलिए डी भी खारिज होगा। तो सही उत्तर क्या है? सी। तो भाग 3 में क्या क्या प्रश्न दिया है आप देख रहे होंगे कि यहां पर बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है, ठीक, और दाईं ओर ए बी सी डी पर आपको गौर करना है और उत्तर चित्र का पता करना है। लेकिन कौन सा होगा उत्तर चित्र? यहां पर आप देखेंगे तो बिना दिशा परिवर्तन के, मतलब इसको घुमाना नहीं है, जैसा है वैसे ही इसमें आकर के इसको बिठाना है। बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग, जो गायब भाग है यहां पर ना, इस गायब भाग में बिठाया जा सके ऐसे आकृति का चयन करना है। ठीक, ये जो तीर है वो अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, सभी तीर जो है अंदर की ओर जा रहे हैं, तो इस डिब्बा में भी जो जाएगा तीर वो अंदर की ओर जाएगा। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि बीचों बीच इस तरह से कटा हुआ है और एक डायमंड जैसी आकृति बन रही है, ठीक है, तो एक तीर जो अंदर की ओर जा रहा है और बीच से इस प्रकार से कटा हो। और भी हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट में आप इस प्रकार से एक छोटी सी लकीर भी आप देख रहे होंगे, तो यहां पर भी एक छोटी लकीर होना चाहिए। तो क्या इस प्रकार से ए ऑप्शन है? नहीं है, ये तो इधर जा रहा है, हमको इधर आपको कहना चाहिए बाईं ओर के ऊपर की ओर जाना चाहिए, ऐसा चित्र का चयन करना है। क्या आप देख रहे हैं यहां पर ये तो ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए बी ऑप्शन भी खारिज होगा। फिर हम सी ऑप्शन को देखते हैं, सी ऑप्शन भी उधर की ओर जा रहा है, इसलिए हम इसको भी खारिज करेंगे। और डी ऑप्शन को देखिए, डी ऑप्शन जा रहा है आपका इधर, ठीक, जैसा कि हमको चाहिए था, इसलिए डी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको उत्तर का चयन करना था। अगला प्रश्न हम देखें, यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक वृत्ताकार है, लेकिन यहां पर वृत्ताकार होना चाहिए लेकिन ये हुआ नहीं है पूरा, तो हम वृत्त को पूरा करते हैं। और हम देखते हैं यहां पर कि एक डायमंड जैसा जो है हमको एक आकृति बनाना है, ये इस प्रकार से, और बाहर में इस तरह से हमको क्या करना है? खड़ी लकीर खींचना है और अंदर की ओर आपको इस तरह से वक्र बना करके उसको रंगीन करना है। ठीक, तो ये वाला आकृति हमको चुनना है। क्या इस प्रकार से है ए में? नहीं है, तो इसको क्रॉस कीजिए। बी है तो इसको भी आप क्रॉस कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, ओ एम आर सीट में आप गोला में उस प्रकार से नहीं करेंगे, गोला में ए बी सी डी रहेगा, उसमें ए नहीं है करके इसको कटमट ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ना ही उसको किसी प्रकार से टिक लगाना है, उसमें जो सही रहेगा ना उसी को जो है आपको छूना है और उसको तरीका से आपको गहरा काला करना है। तो खैर इसके बारे में हम और कभी कोई एक वीडियो लाएंगे कि किस तरह से OMR सीट को भरते हैं, तब हम इस पर चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल हमको देखना है कि इसका सही उत्तर क्या है। अब देखते हैं सी में, सी में ये गहरा काला रंग होना था, वो यहां पर है, खड़ी लकीर होना था दूसरे वाले भाग में, वो है, और साथ में हम एक चीज को और देख रहे हैं कि यहां बिंदी होना है, तो वो बिंदी भी यहां पर मौजूद है, तो इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। डी क्यों नहीं होगा? डी में देखिए आप ऊपर में खड़ी लकीर है इसलिए नहीं होगा, ऊपर में गहरा काला रंग की डिमांड थी इसलिए डी नहीं होगा, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं, यहां पर सीधा सा आपको पता चल रहा होगा कि भीतर में क्या है, गोला बनेगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि यहां एक वर्ग बनेगा, ठीक, चौड़ी लाइन में ये वर्ग बनेगा और गहरा काला रहेगा, और यहां पर इसका बिंदी रहेगा। तो इस प्रकार से कौन सा है? इस प्रकार से ए को हम नहीं कह सकते, क्यों? ये गोला का ये वक्र भाग ये बनना था, यहां पर तो ये वर्गाकार जैसा बन गया, इसलिए ए खारिज करते हैं। बी को हम देखते हैं,
बी को हम जैसा चाह रहे हैं वैसा ही यहां पर मौजूद लग तो रहा है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो सफेद भाग आ गया है, इसलिए बी भी नहीं होगा। सी को देखते हैं। सी में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर बाहर की ओर बिंदी है, जो कि नहीं है। सी ऑप्शन भी खारिज होगा। डी में देखिए, डी इसका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वक्र भी है, साथ में भीतर में ये बिंदी भी है, और एक चौड़ा गहरा रंग में वर्ग को पूरा करने का यहां पर जो लुप्त भाग था वो पूरा कर लेगा, इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न में हम देख रहे हैं, यहां पर आप जो लुप्त आकृति को देखोगे, बाकी चित्र से मिलान करोगे, सबसे बढ़िया मिलान करना यह रहता है कि ऊपर ऊपर का जो आकृति को देखोगे वैसे ही नीचे का रहेगा। जो दूसरा आकृति है ना, ये जो बराबर 4 भागों में बटा है, इसमें जो दूसरा नंबर का जो आकृति है वैसा ही यहां पर ये मिलता जुलता रहता है, और 1 से जो भी फर्क हुआ है 2 में, वैसे ही 3 से जो है चौथा में फर्क होना चाहिए। तो फिलहाल आप देखिए दूसरा में, ये दूसरा आकृति को देखते हुए इस प्रकार से खड़ी लकीर है, और यहां पर 2 1 से जैसा क्रॉस है। तो इस प्रकार से चित्र ढूंढिए, पहला में ही आपको मिल गया, ए उत्तर इसका सही है। लेकिन क्या बी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों? यहां पर ये क्रॉस भी होना था, लेकिन वो हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको क्रॉस करते हैं, इसको खारिज करते हैं। सी में देखिए, सी में भी पूरा क्रॉस नहीं हुआ, इसलिए ये भी खारिज है। और डी में तो ये बराबर भागों में बांटा है, लेकिन इस प्रकार से कर दिया, जबकि हर एक डिब्बा को क्रॉस करना था, इसलिए डी भी नहीं होगा। सही उत्तर ए है। ठीक, आगे हम देखें भाग 4। और भाग 4 क्या कहता है कि बाईं ओर तीन प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, 1 2 3, और चौथा को हमको ज्ञात करना है। चौथे चित्र में स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में मतलब एक क्रम में जा रहा है, ठीक है, एक श्रृंखलाबद्ध जा रहा है, और इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए दाईं ओर जो उपलब्ध चित्र हैं 1 2 3 4, उसमें से एक चित्र का चयन करना है, और उस एक चित्र को जो है इधर ला करके फिट करना है, ताकि ये जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हो जाए। तो आइए हम इस चीज को थोड़ा सा देखें कि किस तरह से हो रहा है। देखिए यहां पर ऊपर में है, बाईं ओर के ऊपर में धन। अब वो धन किधर गया? नीचे की ओर आ गया, और धन को हम देख रहे हैं कि नीचे की ओर आ गया, और फिर ये चला गया है इधर, मतलब दाईं ओर के नीचे में। अब के बाद क्या होगा? वो ऊपर चला जाएगा, दाईं ओर के ऊपर चला जाएगा। अब देखते हैं भाग को, तो भाग जो है नीचे में है, फिर इधर बाजू में आ गया, है ना, मतलब दाईं ओर आ गया, और फिर हम देखते हैं ऊपर में चला गया। तो अब क्या होगा? अब बाईं ओर के ऊपर में आ जाएगा, ये इस प्रकार से हम देखें तो ये गुणा को भी देखिए, गुणा भी उसी प्रकार से चल रहा है। ये नीचे में था, फिर ये दूसरे में ऊपर में आ गया, फिर इस बाजू में आ गया, अब की बार ये नीचे में आ जाएगा यहाँ। और जो बाकी जो रीढ़ बच गया है, वो रीढ़ तो यहाँ स्वाभाविक रूप से यहाँ आएगा ही, है ना। आप देख रहे हो कि रीढ़ ये इधर आया है यहाँ पर, फिर इधर जाएगा, फिर नीचे में आ गया, फिर इधर कोने में आ जाएगा, इस प्रकार से है। तो ऊपर में भाग है और जोड़ है, ऊपर में भाग है और जोड़ है। देखिए ये नहीं है, जोड़ और भाग हो गया, ये है ऋण और भागित हो गया, ये ऋण और भागित हो गया, और ये यहां पर देखिए भाग और जोड़ है। नीचे वाले को और थोड़ा क्लियर हो जाइए, हाँ, गुणा और ऋण है, गुणा और ऋण है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। आगे हम देखें, यहां पर आप देख रहे हो कि त्रिभुज है। त्रिभुज जो है बीच से इस प्रकार से क्रॉस हो गया है, माने इस सिरे से जो है क्रॉस हुआ है, फिर अब की बार ये वाला सिरे से क्रॉस हुआ है, ठीक। और फिर तीसरे बार में हम देख रहे हैं कि ये बीचों बीच जो है फिर से देखें तो ये फिर से इस बिंदु से क्रॉस हो रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो अगला जो त्रिभुज जो बनाएंगे उसमें से जो क्रॉस होगा वो इधर से होगा क्रॉस। ये इतना बात तो पता चल गया। अब देखते हैं हमको कि ऊपर में है गुणा और धन, तो गुणा का हम पोजीशन को देखते हैं। गुणा इधर आया था, फिर उसके बाद इधर इस फलक में आ गया, और फिर हम देखते हैं कि नीचे में आ गया। अब ये घूम रहा है, अब ये घूम रहा है तो फिर यहां चला जाएगा, मतलब यहां पर गुणा का चिन्ह रहेगा। फिर हम देखते हैं कि जोड़ का चिन्ह है, इस फलक में था, फिर ये नीचे की ओर आया, फिर ये इधर गया। अब की बार क्या होगा? पुनः अपना जगह में, है ना, जहां पर था वहीं पर ये रहेगा। इसी प्रकार से ऋण को देखिए, ऋण जो है यहाँ नीचे में है, फिर इधर गया, फिर इधर आएगा, आ गया ना।
पहले इधर था, फिर इधर गया, फिर इधर आ गया, अब की बार वो देखेंगे तो वो नीचे में ही रहेगा यहाँ पर। तो हमको तो पहले देखिए कि इस प्रकार से त्रिभुज को क्रॉस किया हुआ चित्र ढूंढना है। क्या इस प्रकार से है ए में? नहीं है तो खारिज कीजिए। बी में तो है लेकिन बराबर का कहीं पर जिक्र नहीं है, इसलिए ये भी खारिज है। फिर हम देखते हैं सी में हम देखें तो उस प्रकार से है, त्रिभुज को जो है खंडित किया गया है, लेकिन यहां पर हम देखें कि गुणा है और जोड़ है और ऋण है, गुणा है जोड़ है ऋण है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल ये सही है, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। और डी में हम देखें तो डी में तो नीचे में चिन्ह ही मौजूद नहीं है, इसलिए डी भी खारिज होगा। तो सही उत्तर क्या है इसका? सी। अगला हम प्रश्न देखें, यहां पर 15 नंबर का हम चित्र देखें तो यहां पर क्या है कि दो कर्व जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड में ये जुड़े हुए हैं यहां पर, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक यहां पर एक कर्व आ गया है ना, कर्व यानी वक्र आ गया तो एक हो गया। फिर हम देखते हैं कि ऊपर में ये चला जाएगा। तो अगला बार क्या लगता है आपको? अगला बार यही है कि ऊपर में गया, दोनों कंप्लीट हो गया, अब की बार नीचे में ये वाला कंप्लीट होगा, ये जो छूटा रहेगा तीन, है ना, तीन पंखुड़ी आ गई समझिए। तो क्या हम इसको पहले मान के चलें या इसको पहले आ गया ये छूट गया, ऐसे भी मान के चलें? दोनों हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ए को देखें तो ए जो है एक ठो खाली है तो इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखने देते हैं, है ना, बाद में सोचेंगे। लेकिन बी तो इस प्रकार से नहीं आएगा, तो इस प्रकार से बी को हम खारिज कर लिए। सी भी नहीं आएगा क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया, कर दिया, ये चारों पंखुड़ी यहां पर कंप्लीट हो गया। और डी को देखें तो डी भी इस प्रकार से जमेगा नहीं, तो ये भी खारिज होगा। तो सही उत्तर ए है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ये एक, फिर ये दो, और अब की बार ये तीसरा पंखुड़ी भी ये शामिल हो गया है, तो ये कंप्लीट हुआ है। अगला बार फिर और श्रृंखला रहता तो हो सकता था कि सी वाला ऑप्शन आ जाता, लेकिन फिलहाल यहां पर चौथा चित्र में ए रहेगा, तो ए आंसर इसका सही है। अगला हम प्रश्न देखें, यहां पर आप देख रहे हो कि एक स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह है, ठीक, तो यहां पर भी स्वास्तिक चिन्ह रहेगा, कोई शक नहीं। फिर हम देखते हैं कि ऊपर में त्रिभुज है, त्रिभुज है और ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, जिधर जिधर उसका जो स्वास्तिक का जो ये कांटा है ना उधर ही जा रहा है, तो ये देखिए ऊपर की ओर गया। फिर हम देखते हैं कि त्रिभुज इधर गया, इस कांटे में आ गया तो इधर जाएगा। अब की बार क्या किया है कि नीचे में आ गया है इसमें, तो ये नीचे की ओर दिखा रहा है। यहां पर जब आएगा ना तो ये भी इस तरह से दिशा को इधर ही मोड़ के रखेगा, ये त्रिभुज का। तो क्या हम त्रिभुज के सहारे में सही उत्तर ढूंढ सकते हैं जहां पर ये त्रिभुज इस तरह से नोक में है? कोशिश करते हैं। देखिए ए ऑप्शन को देखते हैं, ये तो नहीं होगा। बी में देखें तो हो सकता है, अभी पूरा फिलहाल नहीं कर रहे हैं, अभी केवल खारिज कर रहे हैं, ठीक है। सी में देखिए, सी में त्रिभुज का ऑप्शन ही नहीं है इस कोने में, इसलिए ये इसको हम काट देते हैं। और डी में देखिए यहां पर गोला है तो ये भी कट गया। तो हम फिलहाल बहुत करीब पहुंच गए बी के, और यही सही उत्तर है, बी इसका सही उत्तर है। बाकी चिन्हों को आप देख सकते हैं पूरा क्लियर होने के लिए। आप देखिए कि इधर गुणा है, फिर नीचे में, फिर इधर, तो अब की बार जो गुणा रहेगा ऊपर की ओर होगा, ठीक है, वही हुआ है यहाँ पर। गोला को भी देखिए, बाकी चीज को आप मिलान कर सकते। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। भाग 5 17 नंबर का क्वेश्चन। यहां पर 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न के दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए, दो सेट दिए गए हैं यहां पर, और एक सेट ये सेट मैं जोड़ा है ना, एक सेट ये और ये दूसरा सेट। तो दूसरे सेट में क्या किया गया है? दूसरे सेट में जो प्रश्न चिन्ह इस प्रकार से दिया है, प्रश्न, तो प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्र जो है एक निश्चित क्रम में ये एक जमे हुए हैं, एक निश्चित संबंध है इनके बीच में। यहां पर आप देखिए अनुपात का चिन्ह है। अनुपात क्या चिन्ह बताता है कि दोनों में कोई एक संबंध है। वैसे ही संबंध, समानुपात, वैसे ही संबंध ये आने वाला जो सेट है ना उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में, ये तीसरा है और ये चौथा है, इस चित्र में होना आवश्यक है। तो उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, मतलब यहां पर आएगा, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, यानी उसको हटा करके अपना जगह लेगा, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन। तो अपने उत्तर को दर्शाने के लिए आप जान रहे हो OMR शीट में आपको गोला लगाना है, तरह से गोला लगाना है। मैं यहां पर क्लास जरूर कर रहा हूं बच्चों, लेकिन आपको गोला ही लगाना है अपने OMR शीट पर। अब देखते हैं यहां पर किस तरह से संबंध है। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 लकीर है। फिर हम देख रहे हैं कि ये जो भीतर भीतर का जो दो लकीर है ये आपस में जुड़ गया है, ठीक है जी। अभी इसमें देखते हैं कि यहां पर तो आड़ी लकीर था, यहां पर देखिए खड़ी लकीर, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, यहां पर
4 लकीर तो रहेगा, 1 2 3 4, और भीतर का जो 2 लकीर है ये आपस में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं, ए में है, नहीं है, बी में इस प्रकार से नहीं है, सी में देखिए जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही मिला हमको, और डी ये भी खारिज है। तो सही उत्तर क्या है? सी। अगला हम प्रश्न देखें, यहां पर तो एक लकीर है और नीचे से एक गया, फिर इधर गया, फिर ये गया, फिर ये इस तरह से इसको आगे बढ़ते बढ़ते ये इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। ठीक वैसे ही ये नीचे की ओर आया, ये पहले तो इस दिशा में गया, अब ये नीचे की ओर आया है, उसका जस्ट उल्टा, और वहां से फिर ये इस तरह से इसको काटते हुए आखिर में ये नोक में जाकर के टच कर रहा है। अब ये क्या किया है कि इस दिशा में गया है, इसका जो नोक है, तो स्वाभाविक सी बात है ठीक इसका जो है उल्टा होगा, इधर होगा, और ये जिस तरह से इसको जो है काटते हुए ऊपर में जाकर के नोक को छुआ है, वैसे ही ये इसको काटते हुए जो है ये इधर आएगा। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा हरकत किया है, कौन से आकृति ने। यहां पर एक को हम देखें गौर से तो आपको हो सकता है धोखा, भ्रम हो सकता है, ठीक वैसे ही तो किया है जैसा लगेगा आपको, लेकिन भाई आप देख रहे हो यहां पर ये थोड़ा सा निकल गया है ना, इसलिए ए को हम क्या कर देंगे? खारिज। बी में है ऐसा? बी में नहीं है, तो बी जो है बिल्कुल ही इसका सही उत्तर होगा। सी क्यों नहीं होगा? वही वाली बात, निकल गया है ना, पुश निकल गया, ठीक, इसलिए इसको भी खारिज करते हैं। और यहां पर डी में देख रहे हैं कि ये जो लकीर है ना ये आखिर तक जाना था लेकिन यहां पर नहीं गया है, इसलिए डी भी होता है खारिज। सही उत्तर होता है बी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो जिन बच्चों ने ऐसा किया है उनका सही होगा। मिलान करते जाइए आप सभी। यहां पर देखिए ये चित्र नीचे की ओर है, नीचे की ओर 2 तीर का निशान, और दोनों ऊपर में जाकर के जुड़ गए हैं, दोनों तीर के निशान जो ऊपर में जाकर के ये जुड़ गए हैं, और ये इस तरह से उभरा हुआ भाग। अब जस्ट उसको उल्टा कर दिया है, ऊपर की ओर है। अभी करना क्या है, आपको देखना है इन चित्रों को कि किस तरह से इसमें संबंध हो। ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर गया, और ऐसा वक्र आकृति है तो यहां पर भी है। अब देखते हैं इस चित्र को, इधर गया है ना, अभी हम इसका जस्ट उल्टा इधर कर देंगे और इन तीनों को जो है जोड़ देंगे। यहां पर इस तरह से मुड़ा हुआ है त्रिभुज जैसा आकृति, तो हम भी यहां पर त्रिभुज जैसा आकृति दे देंगे। ठीक, अब ऐसा चित्र आपको ढूंढना है। क्या त्रिभुज आकृति इस प्रकार से जुड़ा हुआ है? नहीं है भैया, इतना बड़ा चित्र, इतना बड़ा त्रिभुज कहाँ है? नहीं है, इसलिए ये नहीं। अब देखते हैं बी में, बी में तीर का निशान होना था और ये तीर का निशान ऐसा नहीं होगा, ऐसा तीर का निशान नहीं है, इस प्रकार से तीर का निशान होना था, तो ये भी बी भी कैंसिल करते हैं। सी को देखें तो सी बिल्कुल ही सही है, ये उधर ही जाने को है, ये ठीक है, और त्रिभुज का निशान भी त्रिभुज का है ना, और इसमें देखिए तीर का निशान इसमें, ये इसमें गड़बड़ कर दिया, इसलिए डी भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या है आपका? सी है। ठीक, सभी प्रश्न को आप इसी तरह से हल करेंगे, हर एक उत्तर को मौका देंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है ना। कई बार हमको भ्रम हो जाता है, किसी भी आकृति में यही सही उत्तर है करके हम उसको आगे बढ़ जाते हैं और बाकी ऑप्शन को देखते नहीं हैं, ये बड़ी चूक हो सकती है। यहां पर देखिए एक गोला है, बीचों बीच ये धन से कट गया, 4 भागों में बढ़ गया, और हम देखते हैं कि उसके बाद ये क्रॉस हुआ है और सभी के सिरे में ये छोटे छोटे गोले लगे हैं। अगली बार क्या किया है, ये जो क्रॉस हुआ है ना, जो गोले को जो है टच किया था, वो जो है उसको गायब कर दिया है, अभी नहीं है। तो हमको भी यहां पर उसी तरीके से काम करना है, गोला तो लगा देना है, और गोला को 4 भागों इस प्रकार से बांट दिया है, और यहां पर जो गोले हैं उसको हमको देना है, लेकिन इन गोलों को जो जो जोड़ रहा है ना, ये इनको गायब कर देना है। मतलब इस प्रकार से ही रहेगा आपका, अभी इसको जोड़ने का हम चिन्ह इसमें नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से है, कहीं पर यहां पर तो है लेकिन धन आकृति से बटा हुआ है, जबकि इसमें हमको गुणा आकृति से अलग करना था, इसलिए ए ऑप्शन को हम खारिज करेंगे। फिर बी में देखें, बी में इस प्रकार से है नहीं जैसा हमने चाहा था। सी ऑप्शन में देखें, जी हाँ बिल्कुल ये हुआ है उस तरीके से, और गोले भी हर खंड में है, इसलिए सी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। डी इस तरह से नहीं है, इसलिए डी भी खारिज हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला हम प्रश्न देखें भाग 6 से, प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग, वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। तो दाईं ओर दूसरे भाग में 4 उत्तर चित्रों के रूप में ABCD में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र में ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। मतलब ये जो आकृति है इसको जो है
अधूरा कर दिया गया है, अपूर्ण कर दिया गया है, इसको पूरा करना है। और क्या निकालना है? त्रिभुज निकालना है, या तो वर्ग या तो वृत्त, इसको बनाना है। तो कौन सा ऐसा टुकड़ा है जो इसमें लगेगा तो वो ज्यामितीय आकृति को पूरा करेगा। आप तो बहुत कुछ प्रश्नों को रोज अभ्यास कर रहे होंगे, तो देखकर ही जान जाते होंगे कि हाँ इसमें तो ये करना है, और निर्देशों को पढ़ते भी नहीं होंगे। देखिए बच्चों, निर्देशों को आपको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, निर्देश आप पढ़ ही लीजिए, ठीक, और क्लियर हो जाएगा कि हमको करना क्या है। वैसे आप देखें तो ये आकृति पूर्ति परीक्षण का ये प्रश्न है। अभी देखते हैं, इसको बनाना है हमको वर्ग। वर्ग बनाना है तो हम ऐसे ही इसको नहीं कर देंगे, थोड़ा वर्ग बनाना है तो थोड़ा आगे इसको लेना पड़ेगा ना हमको, यहां तक, और ये इस प्रकार से, ठीक। अभी देखिए ये वाला आपका जो भाग है ना, इसको ढूंढना है। किसमें ढूंढना है? ये जो ऑप्शन दिए हैं ना उसमें। अब ध्यान से देखिए आप, क्या हमको वही आकृति ए ऑप्शन में मिल रहा है? तो आप बोलेंगे लग तो वैसे ही रहा है, लेकिन लगने से काम नहीं चलेगा, एक करेक्ट होना चाहिए। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि चौड़ा भाग इधर है नीचे की ओर, ऊपर की ओर छोटा सा भाग है। यहां जबकि उल्टा हो गया है, ये उधर ज्यादा चौड़ा है, इधर नीचे में है ना, इसलिए ये जो है हम खारिज कर देते हैं, ये है ही नहीं। क्या है, कई बार जो हम खारिज नहीं करेंगे ना तो घुमा फिरा करके उसी ऑप्शन में जा करके अपना टाइम वेस्ट होगा। तो वहां पर आप थोड़ा सा ठीक लगा कि ये तो नहीं है करके आपको आगे बढ़ना है। यहां पर देखते हैं, यहां पर आप देख रहे हो कि क्या ये है, तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो बीच में जो आपका नोक है ना, ये इस प्रकार से है, लेकिन वहां पर है नहीं, होना था इस प्रकार से, ये थोड़ा सा, लेकिन वो हुआ नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी इसका खारिज करते हैं। सी में देखते हैं, सी में जी हाँ आप देख रहे हो कि नीचे की ओर एक चौड़ा है और ये इस तरह से है, ठीक। तो सी इसका सही उत्तर है, सी क्या है, इसका सही उत्तर है। लेकिन हम डी को क्यों छोड़ दें? डी में देख रहे हैं हम, तो डी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे का जो भाग है ना, ये थोड़ा सा मोटा है ना, ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ना था, ये इस प्रकार से, जैसा कि सी में है, और जैसा कि यहां पर प्रश्न आकृति में आप देख रहे हो कि उस टाइप का ही डिमांड है, इसलिए सी सही है, डी नहीं है, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपको हल करना है। आगे हम देखें, यहां पर कौन सा ज्यामिति चित्र बनेगा? जी हाँ, वृत्त बनेगा। ये क्या बनेगा? ये वृत्त बनेगा। तो ये इस तरह से क्या है कि हम गोल ठीक से नहीं बना पाएंगे, ऐसा कर दिए तो फिर उत्तर चयन करने में हमको जो है समस्या हो सकती है। तो आप करेंगे क्या? उस तरह से करेंगे, कंपास ले जाएंगे अब इसको पूरा करेंगे ये इस प्रकार से, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसा आकृति कौन सा बन रहा है। क्या ए इस तरह से है? नहीं है, काटिए जल्दी से, ये नहीं है ना। बी में देखिए, बी में बी को रखने देते हैं अभी। बी में मैं इसमें थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा सा ज्यादा मोटा बना दिया हूं, तो बी को अभी रहने देते हैं। थोड़ा 50-50 वाला जब मामला आएगा ना तो उसको और थोड़ा गौर से देखेंगे। सी में देखते हैं, सी में तो ये जुड़ गया है ना ये, इसलिए हम सी को हम खारिज करते हैं। और डी में देखते हैं और बी में, दोनों में हम थोड़ा सा देख रहे हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिए कि ये जो कटन जो गया है ना, आप देख रहे हो कि ये जो कटा है ये सीधा केंद्र से ये कटा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है, बीच से ही कटा हुआ है। लेकिन इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे से ये कटा हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, ठीक। आगे हम देखें, यहां पर आपको बनाना है वर्ग। क्या बनाना है? वर्ग। और ये इस तरह से ये जुड़ेगा, ठीक। अब यहां पर देख रहे हैं कि दो, यहां पर ये एक उभरा हुआ भाग रहेगा, फिर बीच में ये, और ये तीसरा, ये इस तरीके से है ना। और बीच में हम देखें तो थोड़ा डब्लू जैसा आकृति दिख रहा है, ये इस तरह से आपको देखना है, जैसे कोई क्राउन रहता है ना, क्राउन, राजा का क्राउन, उस टाइप का जो है इसमें जुड़ेगा। और ऊपर में ये सभी बराबर है ना। यहां पर देखिए ए ऑप्शन में ये बराबर नहीं है ना, इसलिए ए को जो हम खारिज करते हैं। बी को देखते हैं तो बी में ये जितना भाग ये जो है ये खड़ी लकीर, उतना ये इसमें नहीं है, ये कुछ थोड़ा पिचक सा गया है, इसलिए बी भी नहीं है। सी को हम देखें तो सी तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है ना, इतना भी लंबा नहीं है भाई, तो इसलिए सी ऑप्शन भी गड़बड़ है, इसलिए इसको भी खारिज करते हैं। डी को देखिए, डी जो है बिल्कुल ही एक्यूरेट इसमें ठीक बैठेगा और डी इसका सही उत्तर होगा।
ठीक है, तो हम डी में हम आगे जाएंगे। क्या ज्यामितीय आकृति में हमको वर्ग ही बनाना था? नहीं, त्रिभुज भी बना सकते हैं। तो त्रिभुज यदि हम इसको बनाएं तो ये इस तरह से कटेगा, तो हमको चाहिए ये छोटा सा त्रिभुज। तो उस हिसाब से देखें तो ये बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो बी इसका सही उत्तर है। बी इसका क्या है? सही उत्तर है, सी नहीं है। ठीक है, यहां पर बहुत सारे बच्चे जो है गड़बड़ कर दिए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपको ये सही उत्तर, इस पर आगे आपको चलना है। ठीक है, भाग 7 निर्देश है कि प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, दाईं ओर एबीसीडी का ऑप्शन है, और किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। यहां पर जो एक्स वाई है ना, यहां पर आप देख रहे हो, अभी देखिए यहां पर जो है जे लिखा हुआ है, देख रहे हैं ये जे लिखा हुआ है, तो जो दर्पण में बनेगा वो किस तरह से जे बनेगा, ये जैसे इधर मुड़ा हुआ है तो अब की बार ये ऐसा मुड़ेगा, मतलब ये जो मोड़ है ना ये पहले बना है वो बाद में मुड़ेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का उल्टा जे बनेगा, और जो बिंदी जो इधर से सामने आया है वो दूर में बनेगा इस प्रकार से। तो कौन सा होगा? जी हाँ, आप देख रहे हो कि पहला ही चित्र जे तो ये उल्टा बना है, ठीक है, लेकिन ये जो बिंदी को जो दिया है ये गड़बड़ कर दिया है, इसलिए ए ऑप्शन जो है इसका खारिज करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन में देखें जे बना है ठीक, और बिंदी भी सही लगाया है, इसलिए ये जो उत्तर है ना बी ऑप्शन, ये बिल्कुल ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे बी ऑप्शन। ठीक, अभी हम देख रहे हैं सी ऑप्शन को, तो सी ऑप्शन में जे तो सीधा बन गया, इसलिए ये यहीं पर खारिज हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और डी ऑप्शन देखिए ये तो बिल्कुल ही जे जो है उलट गया है ना, इसलिए डी नहीं होगा। ठीक, सही उत्तर क्या होगा? बी, ये इसका सही उत्तर है। आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं एक नए प्रश्न पर। यहां पर देखिए अभी दर्पण जो है किधर गया? पहले था आपके दाईं ओर, अभी आ गया है नीचे की ओर। तो आपका कॉन्सेप्ट तो वही है कि दर्पण के जो सामने जो दिख रहा है ना वो पहले बनेगा, है ना, उस हिसाब से आपको देखना है। यहां पर देखिए कि दर्पण बना है, दर्पण है नीचे की ओर, तो वैसे ही हम देखते हैं ये बन गया। ठीक, जो पास में वो पहले बन गया, और जस्ट उसका उल्टा ये ऐसा है तो ये नीचे की ओर जाएगा, और ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, वैसे ही हम इसको देखें, यहां पर ये नोक रहेगा, ठीक, और ये हो जाएगा आपका, ये इधर नोक के जगह में नोक, और ये कहां से गया है? ये आपके सिरे से गया है, तो ये भी ऊपर के सिरे से ये होते हुए नीचे की ओर आएगा। ठीक, और फिर हम देख रहे हैं कि ये इधर क्यों मुड़ गया है, जैसे ये मुड़ा हुआ है ना, फिर ये इधर मुड़ गया है, तो ऐसे ही जैसे इधर मुड़ा है ये भी इधर ही मुड़ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से चित्र बनेगा। अब देख रहे हैं कि इस प्रकार से चित्र बनेगा, तो ये क्या इस प्रकार से है? आप देख रहे हैं इस चित्र को, ये जो मुड़ा वाला जो चित्र है ना ये ऊपर की ओर बन गया, जबकि ऊपर में इस तरह से नहीं है, इसलिए ये हम इसको खारिज करते हैं। ये जो एक दूसरे की ओर जो मुंह देख रहे हैं ना, ये मुड़ा हुआ वो ऊपर में कर दिया है, ये होना था किधर? नीचे में होना था, इसलिए एक को हम खारिज कर रहे हैं। बी को देखें, बी में है इस प्रकार से, जी हाँ, आप देख रहे हो ये नीचे की ओर ये झुका हुआ है और ये इधर मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी नीचे की ओर ये झुका हुआ है, इधर मुड़ा हुआ है, और नीचे में एक दूसरे की अपोजिट में, इसलिए बी क्या है? इसका सही उत्तर है। ठीक, सी में हम देखें, सी में ये इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, इसके कारण से हम सी को भी खारिज करते हैं। नीचे वाला तो सही है लेकिन ऊपर में थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक, और यहां पर डी में देखें तो ऊपर का सही है लेकिन नीचे में जो है ये होना था इस प्रकार से, तो डी भी ये खारिज हो रहा है। ठीक, बी इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में हम देखें नीचे की ओर ही है दर्पण, तो उस हिसाब से देखते हैं, ये जो तीर का निशान है ये इधर है, तो ठीक है उधर ही रहेगा, दिक्कत नहीं है, वैसा ही चित्र बनेगा, बस उसका उल्टा बनेगा, है ना। और फिर हम देख रहे हैं कि ये नीचे गया, फिर ये ऊपर का ये तीर का निशान है, ये तीर का निशान इसके लिए है और इस तीर के निशान के लिए ये नीचे का। ठीक, और दोनों के बीच में क्या है? आपका ईंट का चिन्ह है। ठीक है, अब ये इधर की ओर मुड़ा है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इधर ही मुड़े रहेगा, उसका उल्टा भी बनेगा तो वैसे ही तो बनेगा ना चित्र। अब ये देखिए ये बीचों बीच ये त्रिभुज का जो कि गहरा रंग का है, हाँ दे देंगे गहरा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से है, कौन सा है कि ये जो गहरा रंग है ये इधर दे दिया, पहले तो ये तीर का निशान इधर ही आपको
दाईं ओर ही देखना था, लेकिन ये बाईं ओर जो है ये मुड़ गया है, इसलिए ए ऑप्शन जो है गड़बड़ है। ये उसी तरीके से हरकत कर रहा है, ये भी गड़बड़ है। सी में हम देखें, सी में जैसा हमने चित्र बनाया हुआ है ना वैसा ही वहां पर भी बन रहा है, इसलिए सी क्या है, इसका सही उत्तर है। डी में देखिए, डी में क्या गड़बड़ हुआ है, ये जो आप ईंट के अंदर में जो तीर का निशान देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा पलट गया है, इसलिए डी जो है ये खारिज हो रहा है। सही उत्तर क्या है, सी। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं 28 नंबर का, कि यहां पर हम देख रहे हैं कि दर्पण के सामने में एक डंठल है, इसलिए पहले डंठल बनेगा और फिर ये पत्ता रहेगा इस प्रकार से, और हम देखते हैं कि जैसा ये मुड़ा है वैसा ही हम इसको भी मोड़ते हैं, और ऊपर में है केवल एक लकीर तो हम भी एक लकीर देंगे, नीचे की ओर है दो लकीर तो हम भी क्या करेंगे, एक सामने में एक पीछे में ये दो लकीर दे देंगे। तो क्या इस प्रकार से है, देखिए पहला ही चित्र इस प्रकार से है, ये डंठल को सामने रखा है, ये भी सामने रखा है, और ये नोक पत्ती की नोक, ठीक है। ए ऑप्शन ही क्या है, इसका सही उत्तर है। तो क्या बी को हम नहीं देखें, देख लीजिए, बी में देख लेंगे। आप देख रहे हो बी में ये पत्ता थोड़ा सा उलट गया है, उल्टा है कि नहीं, ये ऊपर की ओर था, ऊपर की ओर आपका ये उत्तल बन रहा है, और ये नीचे की ओर अवतल बन रहा है, मतलब नीचे की ओर झुका हुआ है, तो ये बी जो है ये नहीं है। सी में हम देखें, सी में क्या है, ऊपर की ओर दो तो सिरा विन्यास ये इसमें दे दिया, जबकि एक ही रहना था, यहाँ पर देख रहे हो एक ही रहना था, इसलिए सी जो है नहीं है। और डी में हम देखें तो ऊपर में भी दो लकीर है, इसलिए डी भी नहीं है। ठीक है, वीडियो भले ही लंबा हो रहा है बच्चों, लेकिन आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि कोई प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं है, इस चीज का प्रयास किया जा रहा है। आगे हम देखें प्रश्न 29 में भाग 8, यहां पर देखिए कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ करके पंच किया गया है, यानी उसको छेद किया गया है। ठीक है, ए बी सी डी में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार से दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुनना है। ठीक है, कितने बार मुड़ा हुआ है, देखिए पहला, ये पहला मोड़, ठीक, फिर हम देखते हैं ये दूसरा मोड़ है, और दूसरा मोड़ के बाद पंच कर दिया गया है, यानी उसको छेद कर दिया गया है, कितने बार, 2 बार। तो जब ये खुलेगा तो क्या होगा, यहां पर भी आपको छेद दिखेगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों छेद नहीं किए, ऐसा क्यों, भाई आप खोलोगे ना तह को तो ये जो है ये यहां पर खुलेगा। ठीक है, ये ऐसे ही खुलेगा, खोल के देखना आप, कागज को मोड़ करके इस प्रकार से काट के देखना, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा ही क्या होगा, खुलेगा, और फिर क्या होगा, इसको फिर नीचे करेंगे, तो नीचे करेंगे तो जो यहाँ नजदीक है इस प्रकार से ये छेद रहेगा, और ये वाला जो ये दूर में है ये दूर में बनेगा, और ये वाला भी इस प्रकार से, लगभग हम कहें तो एक सा आकृति जैसा जो है। और कितने गोले हैं, 8 गोले। तो क्या हम देख रहे हैं ए में इस प्रकार से एक सा आकृति जैसा है क्या, नहीं है, इसलिए ए को हम खारिज करते हैं। बी को भी देखें तो एक से जैसा आकृति नहीं हो रहा है, इसलिए इसको भी खाली कर। यहां पर हम देखें, यहां पर है एक सा आकृति जैसा, और हम इस छेद को यदि गिने भी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपको छेद नजर आएंगे ही, इसको खोलेंगे तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। डी ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन को हम भी खारिज करते हैं। अब आगे हम देखें 30 में, ये पहला मोड़, फिर दूसरा मोड़, और फिर ये तीसरा मोड़ भी किया गया। यहां पर आप देख रहे हो तीसरा मोड़ भी किया गया है, ये तीर का निशान जो है मोड़ को बताता है। और मोड़ने के बाद क्या किया गया है, एक हल्का सा वर्गाकार जो है काटा गया है। जब उसको जो खोलेंगे तो यहां पर इस सिरे पर जो है ये वर्गाकार जो काटा गया है, अब यहां पर वो वर्गाकार जो है यहां पर आ जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर इसको जो है यदि खोलेंगे तो यहां पर ये आ गया, और ये वाला जो है कटन जो है ये ऊपर में चला जाएगा। ठीक, ठीक उसके अपोजिट, और फिर इसको हम यदि खोलते हैं तो ये वाला भाग जो है पूरा हो जाएगा, बीचों बीच जो है आपका जो है बड़ा छेद रहेगा, और ये जो कोने कोने में जो छेद है ना वो इधर इस कोने में भी आ जाएंगे। तो बाहरी रूप से जो सिरे में है 4 छेद रहेंगे, है ना, वर्गाकार, और बीच में क्या रहेगा, एक बड़ा वर्ग रहेगा। तो ए ऑप्शन देखिए बिल्कुल ही यही बैठ रहा है, ये सही उत्तर है ए। लेकिन बी में क्या है कि बीच में होना था बड़ा गोल, लेकिन ये है नहीं, इसलिए खारिज करते हैं। यहां पर देखिए 2 ही छेद है, इधर इधर भी होना था, इसलिए ये भी खारिज हो गया, ये डी भी खारिज रहेगा, इधर होना था वो नहीं है, केवल ए ऑप्शन इसका सही है। और उत्तर में एक ही उत्तर रहेगा, है ना, चारों तो उत्तर रहेंगे नहीं। ठीक, वो तो आप लोगों के क्लियर के लिए हम सबको बता रहे हैं। 1 2
और 2 बार मोड़ने के बाद यहाँ पर एक तिकोना जैसा कट लगा है। अब जब इसको कोई खोलेंगे, है ना, इसको जैसे हम खोलते हैं तो ये हो जाएगा आपका तिकोना, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से जो है आपका तिकोना हो जाएगा। ठीक, अब जब इसको जब वापस फिर से खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर चौड़ा भाग रहेगा, ये नुकीला भाग इस प्रकार से। आ गया जी समझ में? ठीक, ये ऊपर का थोड़ा सा ये सीधा रहेगा, है ना, ये इस प्रकार से ऊपर का ये चौड़ा भाग, इधर का चौड़ा भाग, और इस प्रकार से समकोण त्रिभुज जैसा ये आकृति बनेगा। ठीक क्या ऐसा ए में है? नहीं है, काटिए। बी में है? जी हाँ बी में है, जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही देखिए आप छेद को, तो बी क्या है, इसका सही उत्तर है। लेकिन क्या सी में ऐसा नहीं है? सी में आप देख रहे हो ना, तो ये जो त्रिभुज जो बना है ये गड़बड़ बना है। अब ध्यान से देखेंगे, यदि आपको दिख रहा होगा मोबाइल स्क्रीन में, यदि मोबाइल से देख रहे हैं तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आप लोग देखिए। यदि आपको धुंधला से दिखाई दे रहा है तो आप जो है इसको फुल एचडी में देखिए, तभी आपको जो है पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन तो नहीं है, डी ऑप्शन भी देखिए ये नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर बी है। फिर अगला हम प्रश्न देखें, यहां पर ये पहला मोड़, फिर दूसरा मोड़ और फिर तीसरा मोड़, 3 बार तीर का निशान है, 1 2 3, और वहां पर जाकर के ये कट किया गया है। अब जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक, और फिर इसको फिर इधर से खोलेंगे तो ये यहां पर चला जाएगा आपका कट, और ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर ये इस तरीके से चला जाएगा, और फिर इसको नीचे की ओर खोलेंगे तो ये पूरा जो है आधा वृत्त जो है पूरा हो जाएगा, है ना, आधा वृत्त हो जाएगा, मतलब 1/4 भाग जो है अर्धवृत्त हो जाएगा, और ये जो ऊपर का जो अर्धवृत्त है वो नीचे में जाकर के अर्धवृत्त बन जाएगा। ये इस प्रकार से आपका जो है कागज दिखेगा। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन देखिए, यहाँ पर भी पहला ही ऑप्शन में उत्तर मिल गया, ये ऐसा ही है। बी में ऐसा नहीं होगा भाई, जिस तरह से ये बीच बीच में कटा है इसलिए ये नहीं होगा। सी में भी उस तरीके से हालत नहीं है, और डी में भी ये इस प्रकार से कट नहीं मिलेंगे। हमको जो उत्तर मिलेगा वो क्या रहेगा, ए ऑप्शन जैसा ही हमको आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, आगे हम देखें भाग 9। भाग 9 में हम देख रहे हैं, निर्देश को पढ़ रहे हैं। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है और दाईं ओर एबीसीडी का ऑप्शन, और वहां पर जो है उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करना है जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। यहां पर कट आउट जो है आपको मिला हुआ है, आप देख पा रहे होंगे प्रश्न में, और इसको जो है जोड़ करके जो है आपको आकृति बनाना है। कौन सा आकृति बन सकता है? यहां पर देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि 2 आयत है, 2 आयत है, और हम देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, और कुछ इस प्रकार से एक चतुर्भुज है। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं कि 2 आयत और एक समकोण त्रिभुज है किसमें। यहां पर तो आपको आयत देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए काटिए। यहां पर भी नहीं मिल रहा है। आयत इसमें है, जी हाँ, यहां पर आयत 2 है। समकोण त्रिभुज है, जी हाँ है, ये समकोण त्रिभुज। और क्या इस प्रकार से चतुर्भुज है, ये देखिए है। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर होगा। डी में क्या नहीं है? डी में देखिए आप, एक समकोण त्रिभुज तो है, 2 आयत तो है, लेकिन इस प्रकार से आपको जो है जो चौथा जो आकृति है चतुर्भुज का वो नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, सी इसका सही उत्तर है। आगे हम प्रश्न देखते हैं कि यहां पर एक आयत है और 2 वर्ग है। देखिए यहां 2 आयत है, नहीं, यहां पर एक आयत 2 वर्ग, बिल्कुल सही, ये सही है। सी में देखिए आयत तो है नहीं, है ना, ये इस प्रकार आयत है, लेकिन यहां पर 1 2 3 आयत हो गया, तो ये भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है। डी में देखिए यहां तो आयत नहीं है। ठीक है, तो ये भी गड़बड़ है। ठीक है, सही उत्तर क्या है आपका? बी। अगला जैसा प्रश्न है, यहां पर आप देख रहे हो कि एक चतुर्भुज किस तरीके से है, समलंब चतुर्भुज बोले, और यहां पर हम देख रहे हैं ये चतुर्भुज, और ये कितना भुज है, ये इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये पंचभुज हो गया। तो क्या इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है? ये ए ऑप्शन में नहीं, यहां पर दो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज तो यहां है नहीं, ये इसलिए नहीं है। आप देखिए बी में आप देखिए कि ये वाला आपको चतुर्भुज मिल जाएगा, ये 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का। फिर हम ये दूसरे नंबर का पंचभुज देखें तो ये हो गया, और तीसरे नंबर का जो ये आप चतुर्भुज देखें तो ये हो गया। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर है, बी इसका सही उत्तर है।
यहाँ पर हम देखें तो ये वर्गाकार तो है ही नहीं, इसलिए सी नहीं है। और डी में भी देखें, यहाँ पर भी आपको 2 वर्ग नजर आ रहे होंगे, इसलिए ये भी नहीं है। सही उत्तर क्या है आपका? बी। आगे हम देखें, यहां पर एक त्रिभुज है और एक अर्धवृत्त है, और साथ में हम देखें कि ये यहां पर फिट बैठेगा और ये यहां पर फिट बैठेगा, ऐसा कुछ लग रहा है। अब देखते हैं, ये पहला ही देखिए, पहला ही चित्र में आप कि आधा वृत्त जो है इसमें जुड़ा है और ये त्रिकोण जो है इसमें जाकर के ये जुड़ गया है। ठीक, तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। बी में देखिए, बी में कुछ ऐसे तो है नहीं बात, है ना। ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अर्धवृत्त नहीं हुआ, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये समतल भाग आ गया, इसलिए बी नहीं है। सी में हम देखें तो ये त्रिभुज जो है नहीं मिला हमको, त्रिभुज यहाँ पिछवाड़े में, है ना, इसलिए ये भी नहीं है। उस प्रकार से डी में हम देखें तो भी नहीं है। सही उत्तर ए है। आगे हम प्रश्न देखें भाग 10। भाग 10 में प्रश्न चित्र है और 4 उत्तर चित्र है, ए बी सी डी। अब इसमें क्या है कि उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। सन्निहित आकृति से ये प्रश्न है, ठीक, सन्निहित आकृति परीक्षण। तो अब देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एफ जैसा कुछ संकेत। तो क्या एफ हम ए में मान सकते हैं? है। यदि हम ए में माने तो ए देखिए आप यहां, तो इसके बीच में जो है ज्यादा भाग हो गया। यदि यहां पर हम यदि कर दें तो ये थोड़ा सा कम दूरी हो गया, इसलिए ए को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इतना गैप रहना चाहिए, आप देख रहे हो ना जितना गैप है। तो फिर क्या बी में है? बी में हम देखें तो बी में तो है नहीं, यहाँ पर ये यहाँ जुड़ना था तो होता, तो है नहीं, इसलिए बी ऑप्शन भी खारिज है। सी में है, देखिए आप सी में ये एफ जो है यहाँ छिपा हुआ है, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। डी में इस तरह से नहीं है, इसलिए डी भी खारिज हो रहा है। अगला प्रश्न हम देखें, यहाँ पर आपको जेड खोजना है और वो भी छोटा जेड। यहाँ पर तो आप पा सकते हो ये जेड है, लेकिन ये बड़ा जेड है, इसलिए ए में नहीं है। बी में जेड तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए बी भी खारिज है। सी में देखिए, सी में भी ऐसा ही, कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देता, है ना। यहाँ पर एक जेड है लेकिन वो इतना भी बड़ा नहीं है, वहां तो छोटा जेड है ना। अब देखते हैं इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको एक जेड आकृति दिखेगा, ठीक है, ये वाला, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, आगे हम प्रश्न देखें। यहां पर जिस तरह से कमल बनाते हैं ना, तो कमल के बीच की जो पंखुड़ी होती है या दीपक के लौ के समान जो है आकृति है, यहां पर उस तरह से है क्या? नहीं है, तो खारिज कीजिए। बी में, जी हाँ आप देख रहे हो ये इस तरीके से, ये आपको तो मिल गया, बी ऑप्शन में ये सही उत्तर है, ये बी। यहां पर सी क्यों नहीं है? सी में आप देख रहे होगे थोड़ा सा गड्ढा है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गड्ढा है, जबकि यहां पर उस तरह का नहीं था, इसलिए हम सी को नहीं मानेंगे। और डी में तो है ही नहीं उस तरीके से दीपक के लौ के समान कोई आकृति, तो ये डी भी नहीं होगा, सही उत्तर होगा आपका बी। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं यहां पर कि कुछ लकीर इस तरीके से है और ये समकोण बनाते हुए नीचे की ओर गया और ये फिर आगे बढ़ गया। ठीक, तो क्या आपको ए में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है? ए में हम देखें तो ऐसा तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ए को खारिज करते हैं। बी में देखें तो समकोण काटते हुए तो यहाँ पर लकीर है, यहाँ हमको मिल सकता है, तो यहाँ हम देखें तो यहाँ पर भी हमको ये मिल गया, यहाँ पर भी मिल गया, यहाँ तो कई जगह में आपको दिखाई देगा ये इस प्रकार से आकृति, यहाँ पर बी में छुपी है, कई जगह ये सन्निहित आकृति आपको दिखाई देगा, तो बी इसका सही उत्तर है। सी में इस प्रकार से कहीं पर भी है नहीं, इस तरह से वर्ग काटते हुए, तो ये सी भी नहीं है। और डी में भी देखें तो डी में आपको स्टार भले दिख जाएगा, लेकिन इस तरीके से समकोण बनाते हुए मोड़ आपको नजर नहीं आएंगे, इसलिए डी भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं हम गणित खंड में। यहां पर प्रश्न है 12 धन 8 का आधा कितना होगा। यहां पर इस प्रकार से जब प्रश्न है तो बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ कर दिए होंगे कि 8 धन और 12 को जोड़ दिए होंगे, आया होगा 20, और 20 का आधा कितना होगा? 10, इस प्रकार से हल किए होंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, देखिए 12 धन 8 का आधा, 8 का आधा कितना होगा? 8 का आधा होगा 4, ठीक है, और 12 और 4 हो जाएगा आपका 16,
तो ये सी इसका उत्तर है 16। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना होगा। अब आते हैं हम 42 नंबर के प्रश्न में। यहां पर है 3, 2, 5 अंकों से 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। यहां पर आप देख रहे हैं चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है और 2 अंकों की कुल संख्याएं पूछा है, 2 अंकों की, यानी 2 अंकों में होगा आपका इकाई और दहाई। ठीक है, तभी तो 2 अंक ही होगा ना। सैकड़ा काम करेंगे तो 3 अंक हो जाएगा। तो फिलहाल 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पूछी गई हैं। आप बताइए इकाई में कितना विकल्प है। इकाई में या तो 5 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा। यानी इकाई के पास 3 विकल्प है। वैसे ही हम दहाई में देखें तो दहाई के पास भी 3 विकल्प हैं। ठीक है, तो 3 धन 3 यानी हो जाएगा 6 2 अंकों की कुल संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब चाहे तो बना करके भी देख सकते हैं। फिलहाल यहां पर डी इसका सही उत्तर है, 6 अंक। ठीक है, और वो 6 अंक कौन से हैं, देखिए यहां पर है 3, 2 और 5। यहां इन अंकों की मदद से कौन कौन से 2 अंक की 6 संख्याएं बनाई जा सकती है, इसको मैं आपको बता दूं। 3 2 32 हो गया और 2 3 23। इसी प्रकार से हम देखें 2 5 25 और ये 5 2 हो गया आपका 52 और 3 5 हो गया 35 और 5 3 हो गया 53। ये इस प्रकार से 6 2 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक, अब आगे हम देखें। यहां पर है कि 5 सही 1/5 ऋण 6 सही 2/5 ऋण 7 सही 3/5 और उसके बाद है आपका धन 8 सही 4/5। तो इसको सरल करने पर परिणाम आएगा 5 5 25 और 1 हो गया 26 बटे हो गया 5। फिर हम ऋण की जगह में ऋण रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि 5 6 30 और 30 2 32 हो गया 32/5। फिर हम ऋण लिखेंगे। फिर हम देखते हैं कि 7 5 35 और 3 हो गया 38 38/5। फिर धन लिखेंगे और ये हो गया 5 8 40 और 40 और 44 है ना, 44/5 हो गया। हम देखते हैं कि सभी का जो हर है वो 5 है, तो हम इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो 5 होगा और ऊपर ऊपर का हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये 26 ऋण 32 ऋण 38 धन 44। यहां पर जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको हम जोड़ दें, जैसा कि यहां पर 26 और 44 है, इसको हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, हम इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 और यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा 70। ठीक है, 70 में 70 गया तो हो जाएगा क्या, 0 0/5 और 0/5 यानी होता है 0। तो इस प्रकार से देखें तो सही उत्तर क्या है, सी 0। ठीक है, आगे हम देखें। एक आयत और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। आयत की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप होगा। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल समान है और यहां पर आयत की लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। तो हम देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, और लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान है 18 मीटर गुणित चौड़ाई है 8 मीटर। ठीक है, अब इसको जो है हम गुणा करते हैं तो हो जाएगा 8 8 64 का 4, 8 एकम 8 और 6 हो जाएगा 14, 144 वर्ग मीटर हो जाएगा। 144 वर्ग मीटर ये आयत का क्षेत्रफल है और आयत के क्षेत्रफल के समान ही वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो हम इसको वर्ग का भी क्षेत्रफल मानेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल ये 144 वर्ग मीटर है। अब हम क्या करते हैं कि वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग की भुजा क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा है क्या, वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, वर्गमूल वर्ग का क्षेत्रफल।
और वर्ग का क्षेत्रफल यहां पर हमने ज्ञात किया है, कितना है 144, तो वर्गमूल 144, ठीक है, और वर्गमूल 144 का मान होगा 12, ठीक है, चूंकि ये 144 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग और वर्गमूल जो है आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो उत्तर क्या जाएगा आपका 12 मीटर वर्ग की भुजा। और वर्ग का हम परिमाप जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, ठीक है, और भुजा का मान कितना है, यहां मिला है 12, 4 गुणित 12 हो जाएगा, तो 12 चौक होता है आपका 48, तो 48 ये मीटर उत्तर आएगा। यहां पर हम देखें सी ऑप्शन 48 मीटर, ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, 48 मीटर। इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे हम देखें, एक आयताकार हाल की विमाएं, विमाएं का मतलब ही होता है दिशाएं, ठीक है, हम एक प्रकार से उसकी लंबाई भी मान सकते हैं, ठीक है। एक आयताकार हाल की विमाएं 28 फीट गुणित 20 फीट है, मतलब 28 फीट लंबा है और 20 फीट चौड़ा है, उसमें 4 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े कितने आयताकार टाइल्स लगेंगी। यहां पर हम देखते हैं कि आयताकार हाल की क्षेत्रफल क्या होगा, हाल का क्षेत्रफल, दोनों ही आयताकार हैं, तो आयताकार हाल का क्षेत्रफल में हम आयताकार टाइल्स का क्षेत्रफल का भाग कर देंगे, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा टाइल्स की संख्या, कितनी टाइल्स लगेंगी ये हमको पता चल जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि ये आयताकार हाल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 28 गुणित 20, इसी प्रकार से आयताकार टाइल्स की जो है क्षेत्रफल हम देखें तो वो होगा 4 गुणित 2, ठीक है। अब इसको हम हल कर सकते हैं, जैसा कि हम यहां पर हल कर रहे हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 शून्यम 0, ये कट गया, ठीक है। फिर हम इधर देखते हैं 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, ऊपर में आ गया आपका 7 गुणित 10, यानी हम इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70, 70 जो है यहां पर टाइल्स लगेंगी, तो ये बी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देखें, यदि 47,892 भागी 3,684 बराबर 13 है तो 1.3 गुणित 36.84 बराबर होगा। अब इस प्रश्न को आप ध्यान से देखोगे तो कुछ जो है आपको जो है 13 के समान ये 1.3 लग रहा होगा और साथ में 3,684 की तरह ही अंकों से बना हुआ 36.84 ये लग रहा होगा, ठीक है। हम फिलहाल इसको जो है थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं, इसका रूपांतरण कर लेते हैं। क्या दिया है, 47,892 भागी 3,684 बराबर 13। यहां पर देखते हैं कि यदि यहां 3,684 47,892 के साथ भाग हुआ है, इसको हम यदि पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 13 तरफ जा करके ये गुणा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 13 गुणित 3,684 बराबर 47,892 ये हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया है, हम इसको इधर पक्षांतर कर दिए हैं तो उधर जाकर के ये भाग जो है हो गया है गुणा, और ये 47,892 47,892 ये इस प्रकार से हमको पता चल गया। अब देखते हैं यहां पर जो है लगभग यहां पर हम देख रहे हैं कि 1.3 गुणित 36.84 है, तो उत्तर क्या आएगा। अब हम देख रहे हैं दोनों का हम तुलना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसमें जो है दशमलव नहीं था ऊपर वाले में, यहां कहीं पर भी दशमलव नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, यहां पर कहां है दशमलव नहीं है। अब यहां पर जो है दशमलव का प्रयोग हो गया है, ठीक, तो गुणनफल तो
वैसे ही संख्या आएगा जैसा कि 13 गुणित 3684 का था। और क्या आया है वहां, वहां आप लोग देख रहे हैं कि 47,892 है। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि दशमलव का प्रयोग कर देंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, देखिए यहां पर दशमलव के बाद एक अंक है, और यहां पर देखते हैं कि 2 अंक है, तो 1 और 2 मिलकर के हो गया 3। हमको ऐसे जगह में दशमलव लगाना है कि उसके बाद जो 3 अंक आए, तो 1 2 3 यहां पर हमको दशमलव का प्रयोग करना होगा। तो 47.892 इसका उत्तर आ जाएगा। कहां पर है ये, देखिए पहला ही ऑप्शन जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहां पर 47.892, ये इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। ठीक, आगे हम देखें, 15 लीटर दवाई से 3/5 लीटर वाली कितनी शीशियां भरी जाएंगी। यहां पर शीशियों की संख्या पूछा है कि कितनी शीशियां भरी जाएंगी, तो शीशी की संख्या बराबर होगा, शीशी की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर दवाई की मात्रा कितनी है और शीशी की धारिता। ठीक है, शीशी की संख्या बराबर दवाई की मात्रा बटे शीशी की धारिता। यहां पर हम देखते हैं कि दवाई की मात्रा कितनी है, दवाई की मात्रा है 15 लीटर और शीशी की धारिता कितनी है, 3.5 लीटर वाली धारिता है। ठीक है, तो 15/3/5 ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो सीसी की संख्या हमको पता चल जाएगा। हम इसको हल कर रहे हैं तो ये हो गया आपका 15, और ये जो बटे है इसको हम भाग के रूप में देखते हैं। बटे को हम जैसे ही गुणा के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, नीचे वाला जो भिन्न है 3/5 वो हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये इस तरीके से। फिर हम देखते हैं कि 3 एकम 3, 3 पंचे 15, और ये हो गया 5 पच्छे 25। ठीक है, तो 25 सीसी भरी जा सकती है। यहां पर देखिए डी ऑप्शन 25 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखें, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 है, तो कौन सी संख्या उनकी लघुत्तम समापवर्त्य हो सकती है। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक का गुणज होता है। तो यहां पर दिए गए विकल्प में आप देखिए कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो 25 का गुणज है। तो यहां पर हम देखते हैं 25 का गुणज में 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 75, चौक 100, है ना, पंचे 125 और छिक्का हो जाएगा 150, माने 25 छिक्का 150। तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि लघुत्तम समापवर्त्य हमेशा महत्तम समापवर्तक का गुणज होता है। तो यहां पर महत्तम समापवर्तक है 25, और 25 का हम देखें गुणज तो 150 हो रहा है, तो 150 ही वो सही विकल्प है जो 25 का गुणज है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि कौन सी संख्या उनका लघुत्तम समापवर्तक हो सकती है, तो बी इसका सही उत्तर होगा 150। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर आपको ज्ञात कर लेना है। आगे हम देखें, 0.0028 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर होगा। ठीक है, यहां पर हम लिख लें 0.0028, इसको हम भिन्न में यदि बदलें तो क्या करते हैं, हम दशमलव के नीचे में 1 लिखते हैं, बाकी जितना भी अंक है उसके नीचे में 0 का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 28/10,000। ठीक है, अब इसको हम सरल कर लें। सरल किस तरह से कर लेंगे, हम इसको जो है 2 से हम भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 चौक 8, इसी तरीके से ये 2 पंचे 10 और ये 0 का 0। ठीक है, 5000 हो गया। फिर ये 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 और ये 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, बच गया 1। फिर ये इधर आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और ये दोनों 0 को हम लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 7/2500।
यहां पर है 7/2500। देखिए डी ऑप्शन इसका 7/2500 है, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें, निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं जो दो अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त होता है। और विकल्प क्या है, विकल्प आप देख रहे हो 51 है, 55 है, 42 है और 45 है। चूंकि यहां पर पूछा है सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं, तो सबसे पहले हम छोटी भाज्य संख्या को ही देखते हैं 42 को, और 42 का हम गुणनखंड देखते हैं। तो 42 का गुणनखंड आप देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, फिर हम 3 से देखेंगे तो 3 सत्ते हो जाएगा 21। तो यहां पर दो अभाज्य संख्याओं की बात कह रहा था प्रश्न, और यहां पर 3 अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर जो है 42 प्राप्त हो रहा है, इसलिए 42 नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 45 को, 45 को हम देखें तो सबसे पहले जाएगा आपका 3 से, 3 एकम 3 और 4 में 3 गया, बच गया 1, 3 पंचे हो जाएगा 15। फिर ये 3 से जाएगा, 3 पंचे 15। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि 3 गुणित 3 गुणित 5 से जा रहा है, और दो अभाज्य संख्याओं को गुणा करने की बात हो रही है। तो यहां पर दो अभाज्य संख्याओं को गुणा करेंगे तो 15 आता है ना, और उसमें हम यदि 6 गुणित 5 कर देंगे तो 6 एक भाज्य संख्या है, इसलिए फिर हम देखते हैं 51 की बारी आती है। 51 को देखते हैं, 51 को हम सबसे पहले 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 5 में 3 गया, बच गया 2। फिर ये हो जाएगा 2 और 1 मिलकर के 21, तो 3 सत्ते हो जाएगा 21। अब देख रहे हैं कि 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 17 भी एक अभाज्य संख्या है, दोनों को गुणा करने पर हमको 51 मिल रहा है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है, इसका सही होगा। यानी 3 और 17 दो अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर यहां दिए गए विकल्प में से सबसे छोटी भाज्य संख्या हमको मिल रही है 51। तो इस प्रकार से ए इसका सही उत्तर होगा। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न, 5 पुस्तकों का क्रय मूल्य 1025 है, 200 रुपये प्रति पुस्तक बेचने पर होगा। यहां पर देखें तो 5 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना है, 1025 रुपया। 200 रुपया प्रति पुस्तक बेचा जा रहा है और पुस्तक की संख्या कितनी है, 5 है। तो 200 गुणित 5 हो जाएगा, तो कितना रुपये का बेच पाएगा वो, 1000 रुपये का। ठीक है, खरीदा कितने में है, 1025 में, और बेचने के बाद कितना मिल रहा है, 1000। तो सीधा सीधा आप देख रहे हो कि क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाओगे तो आपको मिल रहा है 25 रुपया हानि। ठीक है, तो 25 रुपया हानि हो रहा है। तो यहां पर है ऑप्शन जी, देखिए डी ऑप्शन, 25 रुपया की हानि हो रही है। ठीक है, आगे हम देखें 15 का 3/5 धन 6 कोष्टक में 6 धन 8 भागित 4 कोष्टक बंद को सरल करने पर परिणाम होगा। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहां पर है कि 15 का 3/5। ठीक, फिर उसके बाद है धन 6 कोष्टक में 6 धन 8 भागित 4 कोष्टक बंद। यहां पर सबसे पहला काम हमको जो है कोष्टक का करना होगा। 15 का को हम लिख सकते हैं गुणा 3/5। ठीक है, फिर उसके बाद धन, और ये कोष्टक के बाहर में है 6, और कोष्टक के अंदर की काम को पहले करेंगे। सबसे पहला काम रहेगा हम लोगों का भाग करना। तो 6 धन 8 भागित 4 का उत्तर हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 आएगा। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़े तो 15 गुणित 3/5 धन, उसके बाद 6 है और कोष्टक में है 6 धन 2 यानी 8 हो जाएगा, और कोष्टक के बाहर में कुछ चिन्ह नहीं है यानी गुणा रहता है। ठीक है, तो 6 2 8 हो गया, ये इस प्रकार से। फिर हम देखते हैं यहां पर इसको हम भाग वाला काम कर सकते हैं। तो ये 5 एकम 5, 5 दिया 15, यहां पर हो जाएगा 3 गुणित 3 धन 6 गुणित 8। ठीक, अब फिर इसको देखते हैं, हल करते हैं। 3 गुणित 3 यानी 9 हो जाएगा धन, और ये हो जाएगा 8 छिक्का 48। अब फिर हम 48 और 9 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, 48 में 9 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 57। ठीक है, तो ये 57 इसका सही उत्तर होगा। यहां पर देखते हैं ए ऑप्शन 57, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक, आगे हम देखें, एक वस्तु को 475 में बेचने पर हानि होती है, उसे
550 में बेचने पर पहले होने वाले हानि का आधा लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। वैसे हम देखें पहले ही लाइन पर, एक वस्तु को 475 में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना है, 475 रुपया है, तब हानि होती है। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है यहां पर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, और हानि हो रही है कितने में बेचने पर, 475 रुपया में बेचने पर। को हम मान लेते हैं, माना कि वो 100 रुपया है, अभी बताया नहीं है क्योंकि उसी को हमको ज्ञात करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ना। तो क्रय मूल्य में यदि 475 को हम घटाएं तो हानि हो रही है, तो हानि बराबर ये हमको तो पता चल गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 550 में बेचने पर लाभ होता है, 550 में बेचने पर लाभ होता है, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। तो 550 में जब बेचा जा रहा है, यहां पर क्रय मूल्य क्या होगा, उसको हम एक समान माने, है ना, तो 550 ऋण 100 हो गया, तब की स्थिति में लाभ हो रहा है। अब कितना लाभ हो रहा है, पहले होने वाले हानि का आधा लाभ हो रहा है, पहले होने वाले हानि का आधा लाभ हो रहा है। तो यहां पर हम देखें तो जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, हानि का आधा, ठीक है, यानी 1/2 गुणित हानि, ये माने, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या हो गया, लाभ बराबर आपका देखिए 550 ऋण 100, फिर हम देखते हैं बराबर, फिर 1/2 गुणित हानि बराबर कितना है, 100 ऋण 475, ठीक। अब इसको हम हल कर लें, इसको हल करेंगे, सबसे पहले 1/2 की इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 1/2 इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये 550 ऋण 100 के साथ ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। और फिर इधर क्या बच जाएगा, 100 ऋण 475, हम इसको गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 550 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1100, ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हैं। फिर ये ऋण 2x, फिर यहां पर 100 ऋण 475 होगा। फिर इसको हम आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यहां पर एक तरफ 100 को रख लेते हैं, है ना। तो जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं कि ऋण 2x को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 100 तरफ जाकर के ये धन 2x हो जाएगा, और उसी तरीके से यहां पर 1100 है, इधर हम देखते हैं कि ऋण 475 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर आकर के धन 475 हो जाएगा, पक्षांतर करने पर धन ऋण हो जाता है, ऋण धन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जमा लिया। फिर हम देखते हैं कि 100 और 2x को जोड़ते हैं तो 3x हो जाएगा, और इनको हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1575 हो जाएगा, 1100 में 475 को जोड़ेंगे तो 1575 हो गया। फिर हम देखते हैं कि 100 बराबर क्या हो जाएगा, इधर जो 3 गुणा है ना, उसको इधर पक्षांतर कर देंगे, 3 गुणित 100 है तो हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, 1575 तरफ जाकर के ये भाग हो जाएगा, तो 100 बराबर हमको मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको सरल कर लें, 3 एकम 3, 3 पंच 6 15, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया, बच गया 1, फिर ये 5 के आगे में आ जाएगा तो 15 हो जाएगा, 3 पंच 15। इस प्रकार से देखें तो 525 रुपया ये 100 बराबर मिल रहा है, और 100 क्या है, 100 है क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वस्तु का क्रय मूल्य 525 रुपया, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको बनाना है, चाहो तो इसे आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको फिर इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं यहां पर 54 नंबर का प्रश्न, एक बस की चाल या जिसको हम गति कहें प्रति घंटा 60 किलोमीटर है, उसे 500 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा। तो यहां पर होगा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और यहां पर दूरी कितना है, दूरी है आपका 500 किलोमीटर, ठीक है, 500 किलोमीटर, और चाल कितना है, चाल जो है प्रति घंटा 60 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर इसको हम हल कर लें, ये शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया, किलोमीटर का किलोमीटर कट गया, ठीक है। अब आ गया आपका 50 गुणित 6 जो कि घंटा है, ठीक है। अब यहां पर हम देखें
इसको हल कर ले तो ये हो गया आपका 3 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4 और 5 में 4 गया बच गया 1 2 5 6 10 25/3 ये घंटा हो गया। एक बार विकल्प को देख लें, यहां पर तो कुछ विकल्प मिश्र भिन्न के रूप में है और ये विषम भिन्न में आया है। हम चाहें तो इसको मिश्र भिन्न बदल सकते हैं। वो किस तरीके से, 25 को 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 25 में 24 गया बच गया 1 शेष आया। ठीक है, तो 8 पूरा पूरा भाग गया है इसलिए पूर्ण संख्या रहेगा और शेष फल ऊपर में जाएगा और यहां पर 3 के जगह में 3 आ जाएगा। ये 8 सही 1/3 घंटा हो रहा है। तो यहां पर देखते हैं कि सी ऑप्शन 8 सही 1/3 ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। आगे हम देखें, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 3 से गुणा कर दें तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो आप तो जानते ही हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा a का घात 2 यानी a गुणित a। यहां पर a क्या है, a क्या है भुजा है। ठीक है, a क्या है भुजा। ठीक, और यहां पर क्या बोल दिया गया है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, मतलब a को 3 से गुणा कर दिया जाए, यानी कहें 3a कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं 3a ये भुजा का मान है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा होता है तो 3a गुणित 3a होगा। फिर हम देखते हैं इसको हल करके तो 3 तिया हो जाता है 9a वर्ग। ठीक है, तो a वर्ग क्या है, a वर्ग तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल है जो कि 3a करने पर कितना गुना हो गया है, 9 गुना हो गया है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है a विकल्प 9 ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे हम देखें कि एक पुस्तक विक्रेता द्वारा पहले 4 दिनों में बेचे गए पुस्तकों का आंकड़ा इस प्रकार से है। आप देख रहे हैं यहां पर 4 दिनों का आंकड़ा। सोमवार को कितना आंकड़ा मिला है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 मिला है। मंगल को 1 2 3 4 यहां पर भी समान बिक्री हुई। फिर हम देखें बुधवार को 1 2 3 4 5 6 और गुरुवार को भी 6। और यहां पर ये जो चिन्ह है ना इसका मतलब है 25। तो यहां पर हम 25 के साथ क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं सबको। यदि पुस्तक का मूल्य 100 रुपया है तो दुकानदार ने 4 दिनों में कुल कितने रुपये की पुस्तकें बेची। तो यहां पर पुस्तक का मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि कितना पुस्तक जो है 4 दिन में ये बिका है। पहले हम देखें तो ये हो जाएगा 25 चौक आपका 100 और ये इसका भी मान 25 100 हो जाएगा और 25 सिक्का हो जाएगा आपका 150 और ये भी 150। और ये तो होगी पुस्तकों की कुल संख्या। पुस्तकों की कुल संख्या कितनी हो गई, सबको हम जोड़ेंगे तो 150 हो गया आपका 300 और 100 का हो गया 200, यानी आप सबको जोड़ेंगे तो कुल कितना हो रहा है 200 और 300 मिलाकर के 500 जो है पुस्तक थी और प्रत्येक पुस्तक का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। इसलिए हम 100 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 1 2 3 4 4 शून्य इसमें हम डाल दें तो ये हो गया आपका 50,000। ठीक है, तो यहां पर जो सही उत्तर होगा, यहां पर आप देख रहे हो कि कुल कितने रुपए की पुस्तकें बेची, ए ऑप्शन आप देखिए 50,000 ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। एक बार इसको आप देख लीजिए। ठीक, आगे हम देखें निम्न आकृति में, यहां पर आपको आकृति दिखाई दे रहा होगा। निम्न आकृति में कोण एपीबी, कोण एपीबी कहां है, ए है और पी है और बी। ठीक है, कोण एपीबी, फिर हम देखते हैं कोण बीपीसी, बीपीसी यहां पर एक संस है। फिर हम देखते हैं कि कोण सीपीडी, सीपीडी और फिर कोण डीपीए, डीपीए। ठीक है, इसके मान क्रमशः होंगे। और आप देख पा रहे हो यहां पर कि ये जो शीर्षाभिमुख कोण है ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, इनका मान जो है हमेशा इस प्रकार से बराबर है। ठीक, और ये भी हम जानते हैं
कि एक संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। यहां पर देख रहे हैं तो क्या क्या है कोण का मान, यहां पर है 2x धन 30, फिर है x, फिर हम देखते हैं कि 2x धन 30 और फिर ये वाला x, और इसको हम जोड़ने से हमको क्या मिलेगा, 360 अंश। अब देखते हैं इसको हल करके, यहां पर ये हो गया 2x और x, और ये 2x और x, इनको हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x और x 3x, 3x और 2x हो जाएगा 5x, और ये x हो गया 6x, 6x धन यहां पर 30 और 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 बराबर 360 अंश। ठीक है, फिर हम देखें यहां पर कि 6x बराबर ये 60 है, इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो 360 के साथ वो जो है क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मान कितना आ जाएगा, मान आ जाएगा आपका 300। ठीक, फिर हम देखते हैं कि 6x का मान जो है 300 है, अभी x का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, तो ये जो 6 इधर गुणा है, इधर पक्षांतर करेंगे तो 300 के साथ वो चला जाएगा भाग, तो 6 कम 6, 6 पंचे 30 और शून्य का शून्य। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया आपका, 50 आ गया। x का मान यदि 50 है तो 2x धन 30 का मान कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 गुणित 50 धन 30, यानी सबसे पहले गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100 और ये 30 130। ठीक है, तो सबसे पहले मान हमको लिखना था APB का, तो ये कितना मान आ गया, 130 अंश। इसका मान 130 अंश है तो इसका ठीक सामने वाले का भी मान क्या होगा, 130 अंश होगा। और x का मान कितना दिया है, x का मान 50 है, तो ये हो गया 50, और इसका भी शीर्षाभिमुख जो कोण है इसका भी मान हो जाएगा 50, यानी 130 50 130 50। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, 130 50। आप देख रहे हो कौन सा है, 130 50 130 50, ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। अगला प्रश्न है 107 113 125 और 140 के योगफल को सैकड़े तक सन्निकट करें तो क्या होगा। देखिए हम इसको जोड़ते हैं, 107 और 113 को, और साथ में हम 125 और 140 को हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ते हैं तो होगा क्या, 7 3 10 5 15 का 5 हाथ में आया, 1 ऊपर में ले जाते हैं उसको, 1 1 2 और 2 2 हो जाएगा 4 और 4 4 हो जाएगा 8, 1 2 3 4, 485 आता है। अब ये यहां पर क्या पूछा है कि सैकड़े तक सन्निकट करे तो क्या होगा। देखिए सन्निकट मान मतलब सैकड़े का सन्निकट मान यदि कहें, और यहां पर हम देख रहे हैं कि 400 है संख्या रेखा में, और यहां 500, दोनों के बीचों बीच रहेगा 450। यहां पर जो मान है वो क्या है, 485 है, तो जरूर 450 और 500 के बीच में होगा 485। तो हम यहां पर देख रहे हैं सैकड़े में हम देखें तो 400 के निकट में है कि 500 के निकट में है, तो 500 के निकट में है ना, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए 500। ठीक है, तो सैकड़े का सन्निकट करेंगे तो 500 होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक त्रिभुज में संभव है। एक त्रिभुज में संभव है दो समकोण, समकोण का मान क्या होता है, समकोण का मान होता है 90 अंश को जो है समकोण कहा जाता है। ठीक है, और यदि दो समकोण रहे तो क्या हो जाएगा, 90 90 180 हो जाएगा, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। यहां तो दो समकोण में ही 180 हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या तीसरा जो कोण है वो शून्य अंश का रहेगा, और यदि वो शून्य अंश का रहेगा तो ऐसा में तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो हम ये कहेंगे कि निम्न में से कौन सा एक त्रिभुज में संभव है, तो दो समकोण तो संभव नहीं है। फिर हम देखें कि दो अधिक कोण संभव है, ये भी नहीं है। जब 90 अंश का कोण, दो 90 अंश का कोण में 180 हो जा रहा है, तो अधिक कोण तो 90 अंश से अधिक होता है ना, तो ये भी संभव नहीं होगा। दो अधिक कोण में भी एक समकोण एक अधिक कोण, देखिए ये भी संभव नहीं है। दो न्यून कोण एक अधिक कोण,
ये संभव है। तो डी इसका सही उत्तर होगा 59 नंबर के प्रश्न का। एक उदाहरण स्वरूप हम देख लें, मान लो ये है 20 अंश, फिर देखते हैं कि 30 अंश है, और ये हो गया 50, और फिर 130 अंश जो कि एक अधिक कोण है, और ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो होगा 180 अंश, जो कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो हाँ, ये संभव है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला हम प्रश्न देखें, 30 लीटर धारिता की एक बर्तन का 7/9 भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इस पानी में से 1/4 भाग निकाल देने पर, ठीक, फिर बर्तन को पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी की जरूरत होगी। देखिए, ऊपर से हम लेंगे 36 लीटर धारिता की एक बर्तन बोल रहा है। 36 लीटर मतलब बर्तन की धारिता कितनी है, 36 लीटर है। ठीक है, ये बात तो पता चल गया। उस बर्तन का 7/9 भाग पानी से भरा हुआ है, मतलब 36 का हम देखें 7/9 भाग कितना हो गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, फिर हम देखें कि 7 चौक होता है 28, यानी 28 लीटर पानी भरा हुआ है। इस पानी में से 1/4 भाग निकाल देने पर, मतलब 28 का हम 1/4 भाग निकाल दें, यानी 1/4 को उससे गुणा करें तो 4 एकम 4, 4 सत्ते हो जाएगा 28, यानी हो गया आपका 7 लीटर निकाल दिए। किसमें से निकाल दिए, 28 लीटर में से हम 7 लीटर निकाल देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि फिर बर्तन को पूरा भरने के लिए, अब बर्तन को फिर पूरा भरेंगे, है ना। 28 लीटर में हम 7 लीटर यदि निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 21 लीटर, है ना। और क्या बोल रहा है कि फिर बर्तन को पूरा भरा जाए, और बर्तन की धारिता कितनी है, 36 लीटर। तो 36 में हम 21 यदि घटा दें, है ना, तो हमको पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, 6 में 1 गया तो 5, और 3 में 2 गया तो 1, यानी 15 लीटर की आवश्यकता होगी फिर से इसको पूरा भरने के लिए। तो यहां पर है ए ऑप्शन, देखिए 15, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे हम देखें, अनुच्छेद आ गया, आप हिंदी का अनुच्छेद। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। वर्ष 1919 में बोस ने भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा पास की थी। बोस ने 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रहकर भाग लिया। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। जर्मनी में नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद रेडियो का आरंभ किया गया था। इस रेडियो पर बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। अब देखते हैं इसका प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस प्रांत में हुआ था। तो जैसा कि यहां पर पता चला, सी इसका उत्तर है, उड़ीसा। नमक सत्याग्रह किया गया था, नमक सत्याग्रह किया गया था 1930 को। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। यहां पर लिखा है 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये डी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन एक शहर है, उड़ीसा है कि जर्मनी है कि भारत है कि कटक है। देखिए, कटक एक शहर है, उड़ीसा तो प्रांत है, जर्मनी एक देश है, भारत भी देश है। ठीक, आगे हम देखें कि 1919 में बोस ने परीक्षा पास की थी। तो कौन सी परीक्षा है वो, ICS, मतलब यहां पर लिखा है क्या, भारतीय सिविल सेवा। तो यहां पर बी ऑप्शन देखिए आप, बी ऑप्शन क्या है, इसका सही उत्तर है भारतीय सिविल सेवा। आगे हम अनुच्छेद देखें, मोबाइल फोन के अधिक इस्तेमाल से बच्चों की सेहत पर गंभीर दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। अमेरिका की एक लैब रिपोर्ट के आधार पर अध्ययन के अनुसार जितनी कम उम्र में बच्चों के हाथ में मोबाइल आएगा, मानसिक रोगों का खतरा
उतना अधिक हो सकता है। शोध के अनुसार बच्चे अगर रोजाना 4 से 8 घंटे ऑनलाइन बिताते हैं तो यह साल में 2950 घंटे के बराबर हो सकता है। ऑनलाइन गेम्स बच्चों के दिमाग को काफी उलझन में डाल रहे हैं। मोबाइल घर अधिक समय बिताना बच्चों के सामाजिक व्यवहार को भी जटिल बनाता है। ज्यादा समय मोबाइल देखने वाले बच्चे अक्सर अकेले रहना पसंद करने लगे हैं। यहां पर देखिए जो 66 नंबर का प्रश्न है कि मोबाइल एक खाली स्थान है, तो मोबाइल एक क्या है? एक उपकरण है। ठीक है, दुष्प्रभाव का विलोम शब्द क्या होगा? दुष्प्रभाव। तो दुष् यहां पर है, दुष्प्रभाव यानी गलत प्रभाव, तो उसका विलोम शब्द होगा सत्प्रभाव। ठीक है, सुप्रभाव कुप्रभाव सुप्रभाव है, ये नहीं होगा, सत्प्रभाव है इसका सही उत्तर। मानसिक रोग से तात्पर्य है, मानसिक रोग से क्या तात्पर्य है? एक मानसिक विकार की, सामाजिक विकार की, तामसिक विकार या मस्तिष्क विकार। देखिए मस्तिष्क विकार को मानसिक रोग कहा जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चे अकेले रहना पसंद करने लगे हैं, खेल के कारण कि मोबाइल के कारण कि डर के कारण कि स्कूल के कारण? यहां पर अनुच्छेद के अनुसार मोबाइल के कारण अकेले रहना वो पसंद करने लगे हैं। इनमें से कौन इस्तेमाल का पर्यायवाची नहीं है? प्रयोग, उपयोग, लगभग, व्यवहार। देखिए प्रयोग, उपयोग और व्यवहार ये इस्तेमाल के पर्यायवाची हैं, लेकिन लगभग जो है इस्तेमाल का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए सी इसका ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। ठीक, आगे हम प्रश्न देखें। अनुच्छेद 3, हमारे देश को बनाने में दो अद्भुत चीजों का बड़ा हाथ है, हिमालय और गंगा। यदि हमारे देश के उत्तर में हिमालय न होता तो मानसून का पानी हमें न मिलता, साथ ही उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं हमारे देश के मैदान को बंजर बना देती। इस तरह हिमालय हमारे देश का रक्षक है, वह पानी भरी मानसून की हवाओं को इस पार ही रोक लेता है और बर्फीली हवाओं को उस पार से ही लौटा देता है। पर इतने से ही हमारे देश का मैदान उपजाऊ नहीं बन पाया, बर्फ के रूप में जमे पानी को मैदान तक उतार कर भी तो लाना था जिससे वह हमें जीवन दे सके। यह काम गंगा नदी ने किया। गंगा एक प्रकार से भारतीय सभ्यता का आधार रही है, इसी के किनारे हमारे देश के इतिहास की सबसे प्रमुख घटनाएं घटी हैं। अब देखते हैं इसका प्रश्न। इसका प्रश्न है खालिस्तान हमारे देश का रक्षक है, तो यहां पर हिमालय पर्वत की बात हुई है, गंगा की भी बात हुई है, लेकिन यहां पर जो रक्षक की बात हो रही है, हिमालय हमारे देश का रक्षक है, तो यहां पर सी ऑप्शन क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। भारत में वर्षा होती है ठंडी हवाओं से, मानसून हवाओं से, बर्फीली हवाओं से, सर्द हवाओं से। सही उत्तर है मानसून हवाओं से। उपजाऊ शब्द का विलोम है, उपजाऊ शब्द का विलोम होता है बंजर। बाकी उर्वर भी उपजाऊ को कहते हैं, उत्पादक, समृद्ध, ये अलग चीजें हैं। बंजर सही रूप से उसका विलोम शब्द होगा। खालिस्तान भारतीय सभ्यता का आधार है, तो यहां पर नदी, हिमालय, पर्वत, गंगा। देखिए यहां पर अनुच्छेद के अनुसार गंगा नदी भारतीय सभ्यता का आधार है। ठीक है, बर्फ पानी का कौन सा रूप है? तो बर्फ पानी का कौन सा रूप होता है? ठोस रूप होता है ना? बर्फ पानी का ठोस रूप होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक, आगे हम चलते हैं। अनुच्छेद 4 में भारत के विभिन्न भागों में नाना प्रकार के फल पाए जाते हैं। आम, केला, सेब, संतरा, अनार, अमरूद, अंगूर, पपीता व नींबू यहाँ के अधिकांश प्रदेशों में प्रचुरता में उगाए जाते हैं तथा भारतीयों को बहुत पसंद है। तटवर्ती इलाकों में नारियल व खजूर दिखाई देते हैं। सूखे फलों में काजू, किशमिश व मूंगफली का उपयोग किया जाता है। उत्तरी भारत के शुष्क भाग में गर्मी में अमरूद, आम, ककड़ी, जामुन, खरबूजा, तरबूज की पैदावार अधिक होती है। पिछले कुछ वर्षों में आधुनिक कृषि विज्ञान की सहायता से इन फलों की पैदावार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अब देखते हैं इसके प्रश्न में,
नारियल व खजूर दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? नारियल व खजूर समुद्री इलाकों में नहीं, गर्म क्षेत्रों में नहीं, तटवर्ती इलाकों में। जी हाँ, ये सही उत्तर है, तटवर्ती इलाकों में। आप यहां पर देख रहे हैं कि तटवर्ती इलाकों में नारियल व खजूर दिखाई देते हैं, तो सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, तटवर्ती इलाकों में। सूखे फलों के रूप में खालिस्तान को प्रयोग करते हैं, नारियल को कि मूंगफली को कि नींबू को कि पपीता को? तो इसका सही उत्तर है यहां पर बी ऑप्शन, मूंगफली को। यहां है, जी हाँ, देखिए आप, सूखे फलों में काजू, किशमिश और मूंगफली का उपयोग किया जाता है, ये लिखा हुआ है। उत्तरी भारत के शुष्क भाग में पैदा होता है खरबूज, तरबूज, अमरूद, आम, ककड़ी जामुन या उपरोक्त सभी। यहां पर सभी का जिक्र हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। शब्द इलाका का समानार्थी है, तो इलाका शब्द का समानार्थी हम देखें, इलाज, इजाफा, इशारा, क्षेत्र। जी हाँ, सही उत्तर होगा क्षेत्र, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। शुष्क शब्द का विरोधी शब्द होगा, शुष्क शब्द का विरोधी शब्द, शुष्क शब्द का विरोधी शब्द होगा आर्द्र। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन क्या है? इसका सही उत्तर है आर्द्र। बाकी ठंडा, नरम, गर्म ये नहीं होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? आर्द्र। तो आशा है आप लोगों के सब के समझ में आया होगा सारे चीज। देखिए, ये जो मॉडल आंसर बनाने में आप जो देख रहे हैं स्क्रीन में, आदरणीय शनिराम सिदार जी जो कि शिक्षक हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। पेपर को सेलेक्ट करने में भी, मॉडल आंसर जारी करने में भी इनका प्रोत्साहन मुझे मिला, तब जाकर के ये मॉडल आंसर ये बन पाया है। तो हम शनिराम सिदार जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आपको यदि मॉडल आंसर पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।